नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो कि एक गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, ठीक है। वहाँ से आपकी वैकेंसी आई है 500 और ये जो आपकी वैकेंसी है असिस्टेंट्स की पोस्ट के लिए है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि टेस्ट की डेट और बाकी फेज़ 1 फेज़ 2 जितने भी आपके टेस्ट होने हैं वो सब इसमें दिया गया है। तो दिसंबर तक आपके टेस्ट वगैरह हो लेंगे और जो अपॉइंटमेंट है वो भी जल्दी मिलेगी आपको। बाकी अगर कोई टेक्निकल इशू आता है तो वो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ को कंसिडर करना पड़ता है, तो कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती, आपको पता ही है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, आपको कब तक अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, फीस क्या देनी है और आपका सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आपकी लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की। तो 11 नवंबर तक आपको ये फॉर्म भर देना है, ठीक है। और इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो आपका ऑनलाइन होगा और जो डेट है एग्ज़ाम की वो 30 नवंबर है ना। तो नज़दीक ही है इसकी एग्ज़ाम की डेट। तो तैयारी तो देखो पहले से ही सब करते हैं, ये तो लास्ट का होता है जो आपको रिकैप करना होता है सब कुछ जल्दी जल्दी। तो तैयारी और अपना जो आपका रिवीजन है वो जोर शोर से कीजिए। तो बात करें कि फेज़ 1 की डेट थी आपकी और फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम है वो भी ऑनलाइन होगा और वो आपका 28 दिसंबर को होगा और कॉल लेटर वगैरह जो भी है नोटिफाइड आपको कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब बात करें हम आगे, तो आपकी ये ऑल ओवर इंडिया निकली है, ठीक है। काफ़ी स्टेट इसमें इंक्लूडेड है। कितनी वैकेंसी है स्टेट वाइज वो हम देखेंगे और वैकेंसी का बाइफर्केशन देखेंगे कि SC ST और OBC अनरिजर्व को कितनी कितनी वैकेंसी मिली है। पहला स्टेट है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपकी जो वैकेंसी आई है वो 21 आई है टोटल। उसमें से 10 अनरिजर्व के लिए है, 2 EWS के लिए है, 7 OBC के लिए है और 2 ST के लिए है। और इसमें जो रीजनल लैंग्वेज है वो तेलुगु है। आपको रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए ज़रूर, क्योंकि उसका टेस्ट भी लिया जा सकता है। उसके जो कंडीशंस है वो हम आगे देखेंगे, इसमें दिया गया है, ठीक है। इसलिए बोला है मैंने आपको कि एंड तक वीडियो देखिए ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। अब नेक्स्ट है जो हमारा स्टेट अरुणाचल प्रदेश। उसमें एक ही वैकेंसी आई है, अनरिजर्व के लिए है वो। आसाम में 22 वैकेंसी है टोटल। उसमें से SC के लिए 2 हैं, ST के लिए 2 हैं, OBC के लिए 7 हैं, EWS के लिए 2 हैं, अनरिजर्व के लिए 9 है। बिहार में 10 वैकेंसी है टोटल और उसमें से एक आपकी EWS के लिए है, 9 आपकी अनरिजर्व के लिए है। छत्तीसगढ़ के लिए 15 वैकेंसी है टोटल। उसमें से 2 SC के लिए हैं, 5 ST के लिए हैं और 1 EWS के लिए है, 7 अनरिजर्व के लिए है। गोवा स्टेट में आपके 3 वैकेंसी है टोटल और तीनों ही अनरिजर्व को दी गई हैं। गुजरात के स्टेट में 30 वैकेंसी आई है टोटल। उसमें से 2 वैकेंसी आपकी SC के लिए है, 4 ST के लिए है, 9 OBC के लिए है, 3 EWS के लिए है और आपकी 12 अनरिजर्व के लिए है, ठीक है। हरियाणा के स्टेट में 5 वैकेंसी टोटल आई हैं, पाँचों ही आपकी अनरिजर्व के लिए है। और हरियाणा में हिंदी आपकी रीजनल लैंग्वेज मांगी है। और स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज होती है आपको पता ही होगा, आप अपने स्टेट में रहते हैं तो डेफिनेटली पता होगा, इसलिए हम इसको थोड़ा स्किप कर रहे हैं ताकि वीडियो भी छोटी रहे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसमें जो आपकी टोटल वैकेंसी आई हैं वो 3 आई हैं और उसमें से एक आपकी OBC के लिए है और 2 अनरिजर्व के लिए है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में टोटल 14 वैकेंसी आई हैं। उसमें से एक SC के लिए है, एक ST के लिए है, 2 OBC के लिए है, एक EWS के लिए है और 9 अनरिजर्व के लिए है। कर्नाटका के स्टेट में 40 वैकेंसी टोटल आई हैं, 3 SC के लिए, एक ST के लिए, 12 OBC के लिए, 4 EWS के लिए और 20 अनरिजर्व के लिए। फिर केरला में जो वैकेंसी आई है वो 35 है टोटल। 2 आपकी SC के लिए है, 11 आपकी OBC के लिए है, 3 EWS के लिए है, 19 आपकी अनरिजर्व के लिए है। मध्य प्रदेश के स्टेट में आपकी 16 वैकेंसी है। 16 में से 6 आपकी ST के लिए है, 2 OBC के लिए है, 1 EWS के लिए है, 7 अनरिजर्व के लिए है। महाराष्ट्र के स्टेट में 52 है, 52। उसमें से 6 SC के लिए है, 3 ST के लिए है, 12 OBC के लिए है, 5 EWS के लिए है और 26 आपकी अनरिजर्व के लिए है। मणिपुर में टोटल 1 वैकेंसी है और वो अनरिजर्व के लिए है। नेक्स्ट स्टेट है हमारा मेघालय। मेघालय में 2 वैकेंसी हैं, दोनों ही अनरिजर्व के लिए है। मिजोरम में 1 वैकेंसी, वो भी अनरिजर्व के लिए है। नागालैंड के स्टेट में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए। ओडिशा में 10 वैकेंसी हैं और 10 में से 2 SC के लिए, 3 ST के लिए, 1 EWS के लिए, 4 अनरिजर्व के लिए। पंजाब के स्टेट में 10 वैकेंसी हैं और 10 में से 3 OBC के लिए, 1 EWS के लिए और 6 अनरिजर्व के लिए। राजस्थान में 35 वैकेंसी हैं, 35 में से 3 आपकी SC के लिए है, 1 ST के लिए है, 7 आपकी OBC के लिए है, 3 EWS के लिए है, 21 अनरिजर्व के लिए है। सिक्किम में जो है 1 वैकेंसी है और वो अनरिजर्व के लिए है और सिक्किम की जो रीजनल लैंग्वेज है वो नेपाली है या फिर इंग्लिश है, ठीक है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में जो 35 वैकेंसी हैं और 35 में से 9 आपकी OBC के लिए है, 3 EWS के लिए है, 23 अनरिजर्व के लिए है। तेलंगाना में 12 वैकेंसी है, 12 में से 1 SC के लिए है, 1 ST के लिए है, 4 आपकी OBC के लिए है, 1 EWS के लिए है, 5 अनरिजर्व के लिए है। नेक्स्ट हम बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में 2 वैकेंसी हैं, दोनों ही अनरिजर्व के लिए है। इसकी रीजनल लैंग्वेज बंगाली है या फिर कोक बोरोक है। फिर उत्तर प्रदेश की बात करें तो टोटल 16 वैकेंसी हैं, 16 में से 5 OBC के लिए है, EWS के लिए 1 है, अनरिजर्व के लिए 10 है। उत्तराखंड में 12 वैकेंसी हैं और 12 में से 3 SC के लिए है, 2 OBC के लिए है, 1 EWS के लिए है और 6 आपकी अनरिजर्व के लिए है। वेस्ट बंगाल में 58 है, 58 वैकेंसी हैं, 58 में से 15 आपकी SC के लिए है, 1 आपकी ST के लिए है, 13 आपकी OBC के लिए है, 5 आपकी EWS के लिए है और 24 आपकी अनरिजर्व के लिए है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करें तो उसमें 1 वैकेंसी आई है, वो भी अनरिजर्व के लिए है और इसमें जो रीजनल लैंग्वेज है हिंदी या इंग्लिश है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में आपकी 3 वैकेंसी हैं, 3 में से 1 OBC के लिए है और 2 अनरिजर्व के लिए है। हिंदी और पंजाबी इसमें रीजनल लैंग्वेज है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आपकी टोटल 28 वैकेंसी हैं। उसमें से 1 SC के लिए है, 3 ST के लिए है, 5 OBC के लिए है, 2 EWS के लिए है, 17 अनरिजर्व के लिए है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 2 वैकेंसी हैं, 2 में से 1 आपकी OBC के लिए और 1 अनरिजर्व के लिए।
लद्दाख में एक वैकेंसी है और वो भी अनरिजर्व के लिए है। लद्दाख की जो रीजनल लैंग्वेज है लद्दाखी है, ठीक है। पौंडीचेरी की बात करें तो उसमें टोटल 2 वैकेंसी हैं और दोनों ही अनरिजर्व के लिए है और आपकी टोटल होगी 500 वैकेंसी, ठीक है। और इसमें आपको रिजर्वेशन जो है पीडब्ल्यूडी के लिए भी दिया गया है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करें आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। मिनिमम आपकी 21 एज हो और मैक्सिमम 30 साल हो। और जो आपकी कैटेगरी है उनको एज का रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो उसमें जो एज का रिलैक्सेशन है एससी और एसटी के लिए 5 साल का है, ओबीसी के लिए जो कि नॉन क्रीमी लेयर होने चाहिए वो 3 साल का आपको रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का है। एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, उनको जो है आपका एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन द डिफेंस फोर्सेज प्लस 3 ईयर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 45 ईयर्स, ठीक है। मैक्सिमम आपकी जो 45 ईयर एज लिमिट इसमें रखी गई है और जितने भी एक्चुअल आपने अपने डिफेंस फोर्सेस को दिए हैं अपना टाइम, ठीक है, प्लस 3 साल का उतना रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। और विडो, डाइवोर्स वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड। अब जो भी वुमेन विडो है, डाइवोर्स है, ठीक है, डाइवोर्सी है, या जो वुमेन अपने हस्बैंड से अलग हो गई हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो और उन्होंने जो है दोबारा से मैरिज नहीं की है, तो उनको जो एज का रिलैक्सेशन दिया गया है वो 35 साल तक दिया गया है फॉर जनरल और ईडब्ल्यूएस, और 38 साल तक दिया गया है ओबीसी को, और 40 साल तक दिया गया है एससी एसटी कैंडिडेट को। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, अब जो कंपनी में पहले से एम्प्लॉयड हैं उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है कि आपका जो इसमें डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अक्टूबर 1994 से पहले की नहीं होनी चाहिए और ना ही 1 अक्टूबर 2003 के बाद की होनी चाहिए, ठीक है। यानी आपका बर्थ इन 2 डेट्स के बीच का होना चाहिए। अब बात करते हैं हम इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। ये जो आपकी एजुकेशन है 1 अक्टूबर 2000 पहले से पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। ए कैंडिडेट मस्ट पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। तो आपकी किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और वो एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन के कोई इक्वलेंट आपने डिग्री ली है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड कैंडिडेट शुड पोजेस सर्टिफिकेट एंड प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज ऑन 1 अक्टूबर 2024। तो आपके पास ऑब्वियसली बात है डिग्री होनी चाहिए, प्रूफ होना चाहिए आपकी कि आपने क्वालिफाई किया हुआ है, इसमें ये बताया गया है। अब नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट या यूटी अगेंस्ट द वैकेंसीज फॉर विच अ कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई इज एसेंशियल। तो आपको जो है आपकी रीजनल लैंग्वेज उसमें लिखना, पढ़ना और बोलना एफिशिएंटली आना चाहिए, ये मस्ट है। टू असरटेन द कैंडिडेट फैमिलियरिटी विद रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट या यूटी, ए रीजनल लैंग्वेज टेस्ट विल बी कंडक्टेड बिफोर फाइनल सेलेक्शन। कैंडिडेट्स नॉट फाउंड टू बी प्रोफिशिएंट इन रीजनल लैंग्वेज टेस्ट वुड बी डिस्क्वालीफाइड। तो अगर आप प्रोफिशिएंट नहीं हुए अपनी लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में, तो आप इसमें फर्दर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बात को ध्यान रखिए, आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट इसमें पास करना है तो आपका रीजनल टेस्ट इसमें होगा ही होगा। अब ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की बात की गई है ऑनलाइन। एससी एसटी ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर होंगे और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हु विश टू अवेल द बेनिफिट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग में इंक्लूड द सेम वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन। तो जो भी कैंडिडेट, ठीक है, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी में आते हैं, ठीक है, उनको जो है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग दी जाएगी और वो अपना जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें मेंशन करेंगे, उनको एक ऑप्शन दिया जाएगा भरने का, तो वहाँ पे आपको इंडिकेट करना है। फिर नेक्स्ट द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रेफर टू रिक्रूटमेंट सेक्शन ऑफ आवर वेबसाइट रेगुलरली फॉर डिटेल। तो आपको जो है रिक्रूटमेंट सेक्शन है जो आपको इस वेबसाइट पर मिलेगा, ठीक है, ये वाली वेबसाइट पर मिलेगा, रेगुलरली आपको डिटेल्स के लिए चेक करना है। कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर द ऑनलाइन ट्रेनिंग विल ऑल्सो बी इन्फॉर्म अबाउट द डेट एंड शेड्यूल थ्रू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर। तो जो भी कैंडिडेट चूज़ करेंगे अपनी ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए, तो उनको जो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ईमेल आईडी है उनके मोबाइल नंबर पर। प्लीज नोट दैट बाय मेयरली अटेंडिंग द प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग नो कैंडिडेट एक्वायर्स एनी राइट टू बी ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी। तो सिंपल सी बात है, आपको इसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी आपकी तैयारी के लिए, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है ये आपके लिए, उनको स्पेशली दी गई है ये चीज़, तो आप अप्लाई करिए इसमें, और अगर आप चाहते हैं ट्रेनिंग लेना तो उसको भी इंडिकेट कर देना, ठीक है, समझ गए आप। आगे हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसमें आपका ऑनलाइन प्री टेस्ट होगा और मेन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे मेन एग्जामिनेशन, उन्हें फर्दर अपना रीजनल लैंग्वेज टेस्ट देना होगा, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट अपना क्वालिफाई कर जाएंगे मेन एग्जामिनेशन को, उनका रीजनल टेस्ट भी लिया जाएगा। अगर आपको आपकी रीजनल लैंग्वेज पता नहीं है तो आप इस पीडीएफ से चेक कर सकते हैं, ये पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आराम से चेक कर लेना। अब जो फेज़ 1 है प्री का, वो ऑनलाइन होने वाला है, मैंने आपको बताया, और इसके जो टेस्ट का पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू 100 मार्क्स के आपके क्या होंगे, पेपर होंगे, और दिस टेस्ट वुड बी ऑफ 60 मिनट। तो 1 घंटे का आपका पेपर होगा जो कि 3 सेक्शन में बटा होगा और उनके लिए सेपरेट टाइमिंग दी जाएगी, जैसे कि DSSB में होता है। अगर किसी कैंडिडेट ने दिया है DSSB का पेपर तो उनको पता होगा कि DSSB में जब भी हम एक सेक्शन को सबमिट कर सकते हैं तो हम उसे दोबारा व्यू नहीं कर सकते। तो सभी कैंडिडेट इस बात का स्पेशली ध्यान रखें कि वो उस सेक्शन को व्यू नहीं कर पाएंगे अगर वो सबमिट कर देंगे, और अगर वो बुक मार्क करके रख दिया उन्होंने कोई क्वेश्चन, उन्हें लगता है कि वो सॉल्व कर सकते हैं और बाद में सोचते हैं कि सेक्शन को जमा करने के बाद वो रिव्यू कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं होता।
तो इसका मतलब इसमें यही है। अगर कोई और सर्कमस्टांसेस है इसमें तो वो अलग बात है, बाकी जो इसमें सेपरेटली टाइमिंग दी गई है उसका मतलब यही रहता है। अब हम बात करें इसके कंपोनेंट के कि पेपर में आपका क्या आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, प्री की बात हो रही है, प्री में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आएगी और जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 30 मार्क्स के होंगे। 20 मिनट इसमें आपको मिलेंगे, ध्यान रखिएगा टाइम का, ठीक है। और वर्जन इंग्लिश ही होने वाला है, मीडियम मतलब इसका। और रीजनिंग एबिलिटी की बात करें, 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स से 20 मिनट इसमें भी आपको दिए जाएंगे। और इंग्लिश या हिंदी आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स के, 20 मिनट का पेपर होगा। इंग्लिश या हिंदी आपका एग्जाम का मीडियम है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट सेक्शन बाय सिक्योरिंग पासिंग मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय द कंपनी। अब आपको ये जो हर एक सेक्शन है, ठीक है, ये वाला 1, 2, 3, ये तीनों सेक्शन अलग अलग पास करने हैं और जो इसके सिक्योरिंग पासिंग मार्क्स हैं वो कंपनी डिसाइड करेगी, इसमें अभी नहीं बताया गया है। और नेक्स्ट हम बात करें तो एडुकेट नंबर ऑफ कैंडिडेट स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज एज डिसाइडेड बाय द कंपनी अप्रॉक्सीमेटली 50 टाइम नंबर ऑफ वैकेंसी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। तो इसमें स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज कैंडिडेट के नंबर्स सेलेक्ट किए जाएंगे और अप्रॉक्सीमेटली जो वैकेंसीज हैं उसके 15 गुना बच्चे नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। और बात करें कि ये मेंस में बुलाए जाएंगे, पता ही है आपको, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज हमारी क्या है, मेंस की है। अब आते हैं मेंस के टेस्ट पर। तो मेन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो जो मेन है आपका मेंस है उसमें भी आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे और वो आपका टोटल 200 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन आपको 120 मिनट यानी 2 घंटा मिलेगी और उसमें भी सेपरेट टाइम ईच सेक्शन को दिया गया है और 5 सेक्शन इसमें टोटल हैं, ठीक है। तो रीजनिंग का टेस्ट इसमें आपका होगा जिसमें टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स का होगा। हिंदी या इंग्लिश आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, 30 मिनट इसमें आपको दिए गए हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स, इंग्लिश आपका मीडियम है पेपर का और 30 मिनट दिए गए हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स, इंग्लिश या हिंदी आपका एग्जाम का मीडियम है और 30 मिनट इसमें आपको दिए गए हैं। जनरल अवेयरनेस इसमें आएगी और 40 क्वेश्चन होंगे उसके, 40 मार्क्स के। हिंदी या इंग्लिश आपका मीडियम होगा एग्जाम का, 15 मिनट इसमें आपको दिए जाएंगे। कंप्यूटर नॉलेज इसमें टेस्ट की जाएगी आपकी, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स से। इंग्लिश या हिंदी आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाला है, 15 मिनट इसमें आपको दिए जाएंगे और टोटल होगा ये 200 क्वेश्चन का और 200 मार्क्स का, 120 मिनट इसमें टोटल आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन विच विल बी इंटीमेटेड थ्रू इट्स वेबसाइट। नेक्स्ट हम बात करें जो इसका मिनिमम टोटल स्कोर है, ठीक है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो कंपनी डिसाइड करेगी। बाकी आपको अपना मेरिट में फर्स्ट नंबर लाना है, ये जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें आपका कट ऑफ से सिलेक्शन होगा। मिनिमम तो ये क्राइटेरिया रखते हैं कि इतने कम से कम आए ताकि नेक्स्ट स्टेज में बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करें कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल बी शॉर्टलिस्टेड एंड कॉल्ड फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। तो इसमें आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा और मेंस के क्वालिफाई करने के बाद आपको रीजनल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और जो ये आपका टेस्ट है रीजनल लैंग्वेज का वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, बस आपको क्वालिफाई करना है, इसमें कोई कट ऑफ नहीं बनेगी आपकी, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं आपको इसमें। नेक्स्ट हम बात करें फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा वो बेस्ड होगा परफॉर्मेंस इन मेन एग्जामिनेशन एंड रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। तो प्री का फाइनल सिलेक्शन में कोई रोल नहीं रहने वाला है, रोल रहेगा तो मेंस का रहेगा और रीजनल टेस्ट का रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो प्री में और मेंस में दोनों में आपकी रहने वाली है इसमें नेगेटिव मार्किंग। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर और फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4 ऑफ मार्क असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी टू अराइव एट करेक्टेड स्कोर। तो आपकी 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। चलते हैं अब हम आगे, ठीक है। प्लीज नोट दैट कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन विदाउट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। तो आपको एग्जाम के टाइम पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो इसमें बताया गया है। तो आपको अपना कॉल लेटर लेके जाना है, जब एग्जाम होने वाला होगा तब उससे पहले आ जाएगा। एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, ठीक है, और फोटो कॉपी लेके जानी है आपको अपनी आईडी की, ठीक। तो फोटो कॉपी बच्चे नहीं लेके जाते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें आपको लेके जानी है अपनी आईडी, जो भी आप आईडी लेके जा रहे हैं ओरिजिनल, और उसकी फोटो कॉपी आप साथ में लेके जाएंगे। अब आईडी जो आपकी रहने वाली है वो क्या हो सकती है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ये सब आपको पता ही होगा, ये सब आपकी क्या है आईडीज़ है, वैलिड आईडीज़ हैं जो आप अपने एग्जाम के टाइम पर लेके जाएंगे। अब बाकी एग्जाम के बारे में इसमें डिटेल दी गई है। हम आ गए हैं रीजनल टेस्ट पर, अब मतलब रीजनल लैंग्वेज टेस्ट पर। अब इसमें वही बताया गया है कि जो भी मेंस में सेलेक्ट होंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे, उनको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंटर, टाइम एंड डेट ऑफ दिस टेस्ट विल बी इन्फॉर्म टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ऑन आवर वेबसाइट। Candidate applying for vacancy under state या UT other than their domiciled state या UT have to appear and qualify the regional test in the language of test of state या UT for which they have applied। अब ये टेस्ट उन लोगों के लिए है जो भी कैंडिडेट अपने स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट में भर रहे हैं। जैसे कोई उत्तर प्रदेश में रह रहा है और उत्तराखंड स्टेट के लिए भर रहा है तो उसे रीजनल टेस्ट देना होगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड देयर कॉल लेटर्स for regional language test from the company's website. Please note that any request regarding change the date and time and center etc will not be entertained. However, the company reserves the right to change the ये सब
of this test hold supplemental process particular state session venue center set of candidate at its discretion, वो इसमें दिया गया है। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर ओनली, ठीक है, और इसके लिए कोई स्कोर कार्ड नहीं दिया जाएगा आपको। द स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड व्हाइल अराइविंग एट फाइनल रैंकिंग, ठीक है। तो मेंस इसमें आपको कंसिडर किया जाएगा जब आपकी फाइनल रैंकिंग सब्जेक्ट तैयार की जाएगी, और रीजनल टेस्ट भी कंसिडर किया जाएगा। ये रीजनल टेस्ट के लिए इसमें डॉक्यूमेंट बताए गए हैं कि क्या क्या लेके जाना है आपको। प्रिंट आउट लेके जाना है आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट कॉल लेटर का, और वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। फिर डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लेके जाना है, और ओरिजिनल फोटो आईडी आपको लेके जानी है, फोटो मतलब फोटो कॉपी लेके जानी है अपनी आईडी की, और ओरिजिनल भी लेके जाना साथ में। बाकी सब चीज़ें आप देख सकते हैं, पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये है एग्जामिनेशन सेंटर्स जो इसमें दिए गए हैं, कहाँ कहाँ आपके एग्जाम होंगे। दिल्ली का दिल्ली में, गोवा का पणजी में, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात के लिए है, फिर ये आप खुद चाहे तो देख सकते हैं। बात करें हम एप्लीकेशन फ़ीस की, तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए वो 100 रुपये की लगेगी, ठीक है, और बाकी सभी कैंडिडेट जो इन कैटेगरी में नहीं आते उनकी 850 रुपये की फ़ीस लगेगी। अब आ गए हैं हाउ टू अप्लाई पर। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और नेक्स्ट हम बात करें इसके आपके सैलरी की, कितनी आपको इसमें सैलरी मिलेगी। तो सैलरी तो इसमें आपको अच्छी मिलेगी। चलते हैं यहाँ पर आ गए हम, ठीक है। तो जो आपका सैलरी है इसमें वो है 39,000 पर मंथ, 39,000 पर मंथ की सैलरी है आपकी इसमें, और जो कि इनिशियल स्टेज पर है मेट्रो सिटीज़ के लिए। और अदर अलाउंस में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, और जो भी अदर अलाउंस है जो दिए जाएंगे वो आपकी पोस्टिंग के हिसाब से दिए जाएंगे जिस भी स्टेट में आपका होगा। अपार्ट फ्रॉम अलाउंसेस अदर बेनिफिट सच एज लम सम डोमिसिलरी मेडिकल बेनिफिट, मेंबरशिप ऑफ ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसिव, लीव ट्रैवल सब्सिडी एंड अदर स्टाफ वेलफेयर स्कीम वुड बी एज द रूल ऑफ द कंपनी। तो आपको अदर अलाउंस भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो 39,000 के अलावा और भी आपको अलाउंसेस मिलेंगे। तो हम कर चुके हैं इसमें सब कुछ डिस्कस, सारी रेलिवेंट चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।